32 तक आपकी कॉलोनीज वगैरह बन गई, कॉलोनिस्ट ने रहना शुरू किया। तो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आता है जिसको हम कहते हैं 7 इयर्स एंग्लो फ्रेंच वॉर। ठीक है, जैसे ही अब यहाँ पे ब्रिटेन की कॉलोनीज एक्सपेंड होना शुरू हुई, तो दूसरी जो कंट्रीज वगैरह, जो दूसरी कंट्रीज थी, दूसरी यूरोपियन पावर्स थी, उनके साथ फिर झड़पें भी बढ़ना जो थी वो शुरू हुई। जैसे मैं आपको बताया, ये वाला मैप हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटेन है, नीचे वाली जगह पे स्पेन काबिज था, और ये जो था ना, ये ब्रिटेन जो जॉर्जिया तक का था। ठीक है, और स्पेन, फ्लोरिडा स्पेन के पास था, और ये जो फ्रांस है ना, ये इस वाली जगह पे था। अब इनके दरमियान में एक जगह थी जिसको कहते थे ओहायो। ठीक है, अब इस जगह पे लड़ाई ब्रिटेन और फ्रांस के दरमियान जो था ना, वो तल्ख कलामी भी हुई बहुत दफा, और लड़ाई भी। और उनका जो था ना, इस बात पे फटा था, ब्रिटेन कहता था कि ये जगह मेरी है, ओहायो की। ठीक है, क्योंकि आप देख लीजिए बिल्कुल फ्रांस और ब्रिटेन के जो एरियाज है ना, उनके बॉर्डर लाइन पे है। ब्रिटेन कहता था ये जगह मेरी है, फ्रांस कहता था नहीं, ये जगह मेरी है। ठीक है, फ्रांस कहता था कि हमने ये जगह डिस्कवर की है। ठीक है, और हमने जो है ना यहाँ पे अपने फोर्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो आप इस जगह को क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन जब ब्रिटेन था ना, वो कहता था कि एक ना ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट हुई थी, जो पहले एक दफा वॉर, इससे पहले एक वॉर हुई थी। उस वॉर में ब्रिटेन ने जो था ना, एक तरीके से जो फ्रांस के एरियाज है ना, और स्पेन के एरियाज पे कब्जा करने की कोशिश की थी। तो जो स्पेन और फ्रांस ने जो था वो मिलकर जवाब दिया था, और वो ब्रिटेन वॉर हार गया था। उस वॉर के एंड में ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट। आपको ये बात याद रखने की जरूरत है कि उस ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट का एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट क्या था। वो ये था कि जो इरोक्यस है ना, जो कि इस ओहायो रीजन, इरोक्यस कौन, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, वो लोग इस रीजन में रहते हैं। तो उस ट्रीटी में ये लाइन थी कि जो इरोक्यस है ना, वो ग्रेट ब्रिटेन के अंडर आते हैं, यानी कि उसके सब्जेक्ट्स, यानी वो उनको कौन कंट्रोल करता है, वो किसके अंडर है, वो ग्रेट ब्रिटेन के अंडर है। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन ने इस बात पे, इस जगह पे क्लेम किया आया, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इरोक्यस कबाइल के लोग रहते हैं, और उस ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट में ये लिखा हुआ है कि जो इरोक्यस इंडियंस हैं, दे आर द सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो ये जगह हमारी। ठीक है, फ्रेंच कहता था क्यों भाई, इस जगह को हमने डिस्कवर किया, यहाँ पे हमने फोर्स बनाई, ये जगह आपकी कैसे हो सकती है। तो इस बात पे दोनों में जो है ना वो जंग छिड़ी। अब आपको समझ आया कि इस वॉर की कॉज क्या थी, झगड़ा किस बात पे था। अच्छा, झगड़ा, अब जब ये वॉर जो है वो दोनों के दरमियान वॉर के असरात जो थे वो मंडलाने लगे, तो उस टाइम पे ब्रिटेन ने जो कॉलोनीज थी ना, उन्हें जो था ना, उन्हें कहा कि भाई तुम हमारी तरफ से लड़ो। एक तरीके से उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब ब्लैकमेल करने की वजूहत थी, और वो मान क्यों गई कॉलोनिस्ट, ब्रिटेन की जो कॉलोनीज थी, वो मान क्यों गई अपनी इंग्लैंड की बात कि आप जो है वो हमारी तरफ से फ्रांस से लड़ो। एक तो जो अब ब्रिटेन था, इंग्लैंड था, उसने जो था वो अपनी कॉलोनीज को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दी हुई थी। जो आपकी 13 कॉलोनीज थी ना, वो आपस में ट्रेड वगैरह कर सकती थी। ठीक है, वो आपस में जो है एक दूसरे से जो है वो ट्रेड वगैरह के उनके रिलेशंस थे, आराम से वो कर सकती थी। कोई ब्रिटेन ने आपस में बैन वगैरह नहीं लगाया हुआ था। ठीक है, दूसरी उन्होंने उनको अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस दी हुई थी कॉलोनीज को। उन्होंने अपने अपने जो थे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए थे, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, हाउस ऑफ बर्जेसेस बनाया हुआ था, उनकी अपनी टाउन हॉल की मीटिंग्स होती थी। ठीक है, वो अपनी लेजिस्लेशन प्रपोज करते थे, और वो बस लेजिस्लेशन इंग्लैंड के रूल्स के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो जो है वो वहां पे अपने ट्रेड के मामला, कमर्स के मामला खुद डील करते थे। तो एक तरीके से ब्रिटेन ने कॉलोनीज को जो है ना वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस दी हुई थी। सही है, तो अब ब्रिटेन ने कॉलोनीज को कहा कि आप हमारी तरफ से लड़ो। क्यों ब्लैकमेल किस तरीके से किया कि अगर आप हमारी तरफ से लड़ोगे नहीं ना, तो ये जो आपको फ्रांस है ना, ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं देगा जो कि हम आपको देते हैं। तो कॉलोनीज को तो भाई अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बहुत प्यारी थी। उन्होंने कहा नहीं, हम तो भाई लड़ेंगे फ्रांस के खिलाफ। ठीक है, तो उन्होंने 1759 में अल्बानिक कांग्रेस, एक आप कह लें कि एक अगर जो आगे का लाहे अमल था ना, उसको तय करने के लिए एक मीटिंग बुलाई। ठीक है, उन्होंने एक अलायंस बनाया कि हम 13 कॉलोनीज अब मिलके फ्रांस के खिलाफ लड़ेंगे, ताकि ये जो ओहायो पे कब्जा करने की कोशिश करे ना, इससे हमने कब्जा छुड़ाना है और इससे हमने ये जमीन लेनी है। ठीक है, इन्होंने कहा कि हर कॉलोनी जो है ना वो पार्टिसिपेट करेगी, लोग जो हैं
कितने अपनी मिलिट्री हमने जो है मिलिट्री में लोग भर्ती करने हैं और हमें सारी बात हमने जंग लड़नी है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो जिस कॉलोनी जितनी अफोर्ड कर सकती है, जितने बंदे अफोर्ड कर सकती है, जितनी वेल्थ अफोर्ड कर सकती है ना, उस हिसाब से कॉलोनी जो है कॉलोनी ने जो है ना हर कॉलोनी ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो था ना उन्होंने एक प्लान मुरतब किया। उसके बाद उन्होंने ब्रिटेन ने जो है वो इनडायरेक्टली जो अपनी कॉलोनीज थी ना उनके थ्रू ये जंग लड़ी, और कॉलोनिस्ट ने यकजा होकर उन 13 कॉलोनीज ने वो जंग फ्रांस के खिलाफ जीत ली। 1763 में आपकी जो है ना वॉर खत्म हुई और एक ट्रीटी हुई। उस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस। अब उस ट्रीटी ऑफ पेरिस के हम जो है ना वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अब आप ये देखें, ये जो 7 इयर्स वॉर लेफ्ट साइड पे जो आपकी डायग्राम है ना, ये 7 इयर्स वॉर पहले की है। ये जो आप ऑरेंज वाला एरिया देख रहे हैं ना, ये सब फ्रांस के कंट्रोल में था, और ये जो पिंक वाला एरिया था ये सारा ब्रिटेन के कंट्रोल में था, और ये जो आप ग्रीन वाला देख रहे हैं ये आप जो था ना ये स्पेन के कंट्रोल में था। और अब जो आप राइट साइड पे देखें, ये सब 7 इयर्स वॉर के बाद है जब कॉलोनीज ने जंग जीत ली। तो आप देखें बिल्कुल फ्रांस तो गायब ही हो गया अमेरिकन कॉन्टिनेंट से। नॉर्थ अमेरिका से फ्रांस का जो इन्फ्लुएंस था वो इस वॉर के बाद खत्म हो गया। ये सारा पिंक वाला एरिया जो था ना वो आ गया ब्रिटेन के अंडर, ठीक है। और ये जो आप ग्रीन वाला एरिया कह रहे हैं ना, ये जो लुजियाना वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये सब आ गया स्पेन के कंट्रोल में। तो हम 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के जो है ना वो पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। फ्रांस ने जो था वो लड़ाई के बाद वो सारा एरिया छोड़ दिया, जैसे कि हमने तस्वीर में भी देखा, ठीक है। फ्रांस नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से गायब हो गया, ठीक है। ब्रिटेन ने जो है उसको ओहायो वैली मिल गई, और जो मिसिसिपी के ईस्ट में जितनी टेरिटरीज थी ना, ईस्ट में कौन सी टेरिटरीज मैं दिखाती हूँ, ये जो ईस्ट, ये मिसिसिपी वाला मिसिसिपी रिवर, ठीक है, मिसिसिपी का एरिया यहाँ पे है। ईस्ट में जितनी कॉलोनीज थी उसको मिल गई, और ये जिस एरिया पे लड़ाई थी वो भी सब ब्रिटेन को मिल गया, ठीक है। जो पोर्ट ऑफ न्यू ऑर्लियंस था और लुजियाना टेरिटरी थी वो स्पेन को मिल गई। स्पेन को क्यों मिली भाई, ये वाला एरिया तो ब्रिटेन ने क्यों नहीं लिया? इसकी वजह ये थी कि जब शुरू शुरू में कॉलोनिस्ट और ब्रिटेन ने फ्रांस के खिलाफ लड़ना शुरू किया, तो स्पेन ने जो था ना वो छुप छुप के फ्रांस की मदद करना शुरू की। इस बात पे ब्रिटेन को बड़ा गुस्सा आया। उस टाइम पे ब्रिटेन ने जो था ना वो क्यूबा और फिलीपाइंस पे कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि वो स्पेन की कॉलोनीज थी। तो लेकिन फिर जो था वो स्पेन को अकल आ गई, उन्होंने जो था वो वापस जो है वो फिर अब वो ब्रिटेन के साथ हो गए, तो उन्होंने फिर दोनों ने मिलकर फ्रांस को शिकस्त दी। तो उस चीज के जो था वो आप कह सकते हैं इनाम में ये वाला जो एरिया था ना, ये वाला जो एरिया ग्रीन वाला एरिया लुजियाना का, ये वाला एरिया उन्होंने जो था ना वो स्पेन को दे दिया, ठीक है। और ये जो सब सेशंस जो थी वो फ्रांस ने जो है वो जब स्पेन और ब्रिटेन को दे दी, उसके बाद जो अफ्रीका में कैरिबियन आइलैंड जो क्या कहते थे कैरिबियन आइलैंड थे, उस पे ब्रिटेन ने कब्जा किया हुआ था जो कि फ्रांस का था। फिर उन्होंने वो फ्रांस को वापस कर दिया और उन्होंने कहा कि चलो अब तुमने जो है ना वो नॉर्थ कॉन्टिनेंट पे दोबारा नजर नहीं आए। तो यहाँ से जो थी वो जो फ्रांस था वो एक तरीके से नॉर्थ कॉन्टिनेंट से गायब हो गया, और क्योंकि कॉलोनीज ने जो थी ना वो ब्रिटेन के साथ मिलके फ्रांस को शिकस्त दे दी, ठीक है। 7 इयर्स वॉर समझ आई क्यों हुई, कैसे हुई, और ट्रीटी ऑफ पेरिस पे कंक्लूड हुई कैसे हुई, समझ आ गया सब? अच्छा, अब 7 इयर्स वॉर तो हो गई, इसके इम्पैक्ट्स क्या हुए? 7 इयर्स वॉर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है आपकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिकन रेवोल्यूशन का। कैसे? अब जब आपका इम्पैक्ट खत्म हो 7 ईयर वॉर आपकी खत्म हो गई, तो जो ब्रिटेन ने अच्छा खासा अब वॉर लड़ते हैं, फ्री में तो नहीं लड़ी जाती वॉर, अच्छा खासा जो था ना वो ब्रिटेन पे कर्जा चढ़ गया, ठीक है। और कॉलोनीज उसने उसको कहाँ से जो था वो कहाँ से उसने अपने पैसे पूरे करने थे? जो ब्रिटेन था वो अपने सारे पैसे तो कॉलोनी से पूरे करता था, ठीक है। तो एक तरीके से अब उसने जो है ना उसने कहा कि जो कॉलोनीज है ना यही मेरे जो है ना वो पैसे निकालेंगे, यहीं से मैं और टैक्सेस लगाऊंगा, यहीं से मैं पैसे जनरेट करूंगा। तो इसकी वजह से जो कॉलोनीज और ब्रिटेन थे ना वो आमने सामने आ गए, ठीक है। दूसरा इसका इम्पैक्ट ये हुआ, दूसरा एक रॉयल प्रोक्लेमेशन भी हुई। रॉयल प्रोक्लेमेशन क्या थी कि आपके ब्रिटेन ने कहा कि अलबत्ता आपने ये ले तो ली है, ये वाला जो सारा एरिया है, जो क्या कहते होते हैं, आपने जो ओहायो वाला और ये जो ईस्ट वाला जो पिंक वाला एरिया ले तो लिया है, लेकिन ये जो प्रोक्लेमेशन लाइन ऑफ 1763 ना, ये जो रेड सी लाइन बनी है राइट साइड पे, आप इससे जो है
वेस्ट मूव ही नहीं कर सकते, आप इस तरफ जा ही नहीं सकते। जो आपकी 13 कॉलोनीज है ना, वो 13 कॉलोनीज के अंदर ही रहेंगे। अब इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी, उन्होंने ये प्रोक्लेमेशन क्यों जारी की कि जो कॉलोनिस्ट है ना, वो अलबत्ता वो जमीन आपकी हो तो गई है, वो हमने जीत तो ली है, लेकिन आप उस पर जा नहीं सकते। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि इस तरफ जो थे ना वेस्ट पे आपके नेटिव अमेरिकन आबाद थे, ये जो रेड लाइन है ना इसके लेफ्ट पे, अगर वो यहाँ पे व्हाइट सेटलर्स जाते, उनकी उसके साथ लड़ाई हो जाती, तो फिर एक वॉर जन्म ले लेती, ठीक है। और ब्रिटेन ऑलरेडी एक वॉर से अभी ताजा ताजा लड़ा था, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, ऑलरेडी उस पर इतना कर्जा चढ़ा हुआ था, तो उसने तो एक तरीके से था ना वो नेटिव अमेरिकन की वो जो कॉलोनिस्ट थे उनकी भलाई में कहा कि भैया आप मत जाएं, नेटिव अमेरिकन के साथ आपका फंडा होगा, फिर एक वॉर होगी, और अब हम एक और वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो थे कॉलोनिस्ट थे उनको तो बड़ा गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा हमने इतनी मेहनत से लड़ा और अब हमने जो जमीन लड़ी है तुम हमें उस पर जाने भी नहीं दे रहे, ठीक है। तो यहीं से जो थी ना वो आपस में लड़ाई शुरू हो गई, ब्रिटेन की और कॉलोनिस्ट की, जो 13 कॉलोनीज थी। दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट था कि अब उनके पास फ्रांस का डर खत्म हो गया था, अब वो ब्रिटेन के साथ खुल के लड़ सकते थे। क्यों? क्योंकि उनको पहले डर था कि यार अगर अब हम ब्रिटेन का साथ नहीं देंगे तो फ्रांस हमारी जगह पे कब्जा कर लेगा, हमारी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी खत्म कर देगा, हमारी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस भी खत्म कर देगा। तीसरा जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, इंटरकनेक्टेडनेस। तीनों जो 13 की 13 कॉलोनीज थी ना, उन सब ने यकजा होकर जो था ना वो फ्रांस को शिकस्त दी। जो अल्बानिक कांग्रेस थी ना, वो जो बाद में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जिसने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस बाद में जो थी वो मतलब इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम की, एक तरीके से उसकी प्रीडिसेसर, यानी कि एक तरीके से जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में उन्होंने लड़ाई लड़नी थी उसकी एक तरीके से उनको कह सकते हैं कि उन्होंने एक तरीके से प्रैक्टिस कर ली थी। उस कांग्रेस में जब 13 की 13 कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए, तो एक तरीके से सब ने मिलके एक तरह एक जगह पे बैठ के जो जंग का लाहे अमल तैयार किया, तो उस चीज ने उन्हें आगे जाके डिक्लेयर जो रेवोल्यूशनरी वॉर थी, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प किया। जो नेक्स्ट इम्पैक्ट था कि कॉलोनीज को जो था ना वो लड़ने का हुनर आ गया। जब उन्होंने जंग लड़ी, उन्होंने डिफरेंट गुरिल्ला टैक्टिक्स और डिफरेंट टैक्टिक्स यूज करके फ्रांस को शिकस्त दी, तो उन्होंने उनको जो था ना वो लड़ने का हुनर आ गया। नेक्स्ट था कि उन्होंने सबसे पहली दफा जो था ना वो विक्ट्री का मजा चखा, तो उनके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो आ गया। उसके बाद जो कॉलोनीज थी ना वो मदर कंट्री के अगेंस्ट स्ट्रांग हो गई। उनकी मदर कंट्री कौन थी? ब्रिटेन। उसके अगेंस्ट उनको जो है ना, अब वो जो था उनको फ्रांस का डर भी खत्म हो गया, तो अब वो जो था ना वो खुल के, अगर उन पे कोई जुल्म या नाइंसाफी होती थी उसके खिलाफ जो था ना वो खुल के जो था ना वो बोल सकते थे। तो आप कह सकते हैं कि वॉर वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर द कॉलोनिस्ट। एक तरीके से उनको फायदा ही हुआ इस वॉर से, इतने नुकसान नहीं हुआ। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गई है? यहाँ तक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ 7 years वॉर तक सबको क्लियर है? ठीक हो गया। अच्छा, एक काम कर कॉलोनीज और आपकी जो है साउदर्न कॉलोनीज है, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि कॉलोनीज किस तरीके से एस्टैब्लिश हुई, उसके बाद कब तक बनी। ठीक होगा। अच्छा जी, उसके बाद आपने जब 17